नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो और हम सीधा खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को जरूर लाइक कर देना और भाइयों बहनों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई है यानी चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो भाई बहन फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा ले, जुड़ जाए चैनल से। और सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की जो सच्ची खबरें हैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की, उनको समय से आप लोग देख पाएं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दे, उत्तर प्रदेश में अब आपको घी और आपका जो है दूध वो देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको फोर्टिफाइड रिफाइंड सोयाबीन ये तेल देखने को मिलेगा। जैसा कि पूर्व के जो सरकारी आदेश हमने दिखाए हैं उनमें आपको ये बताया भी जा चुका है। और अब उत्तर प्रदेश में जगह जगह आंगनबाड़ी बहनों को चने की दाल और इस तरीके से पैकेजिंग में दी जा रही है और ये आपका फोर्टिफाइड रिफाइंड सोयाबीन तेल दिया जा रहा है। साथ में आपका गेहूं चावल समूह के माध्यम से वो आएगा और ये ब्लॉक लेवल से समूह के द्वारा लाकर के केंद्र पर रखा जाएगा। अब ऐसे ये सूचनाएं हैं जो आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल ये हमारी बहन है जौनपुर से है, रामपुर वगैरह ब्लॉक है इनका जौनपुर में, सुनीता देवी बहन है, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई है। अब आगे चलते हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी खबरें हमको देनी है, तो फटाफट एक एक करके खबरों को आप लोग जानिए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये देखिए, यूपी में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। ये देखो खबरें आप लोगों को जो मीडिया सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है, कहीं पर कोई कह रहा है 15 अप्रैल तक, कहीं पर कोई कह रहा है कोई जो है 11 अप्रैल तक बंद है। तो आखिर सच क्या है? सच जो है वो हम आपको बताते हैं, सीधा सरकारी आदेश आपको हम दिखाते हैं। ये रहा मुख्यमंत्री सूचना परिसर यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से जारी ये सरकारी आदेश। इसमें देखिए लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी परिषदीय और निजी जो विद्यालय हैं उनको 11 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। यानी 15 अप्रैल तक के लिए जहां कहीं भी आप आर्टिकल पढ़ते होंगे अखबारों में या कहीं पर भी, वो फेक है। 11 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में अवकाश जो है घोषित है। अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगली खबर पर। जो हमारी बहनें इन दिनों धरनों पर बैठी हुई हैं, खासकर मध्य प्रदेश की बहनों, यहां पर ध्यान दीजिएगा और बाकी के स्टेट की बहनों भी आप सुनिएगा यहां पर कितनी सच्चाई है इन सब में, और अपनी बहनों को भरोसा दिलाइए, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। देखिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए कई प्रकार के लेटर मिलेंगे आपको हताश उसमें नहीं होना है, क्योंकि हमारी जो है जायज मांगे हैं। हम काम तभी करते थे, अभी काम करते हैं और आगे भी करेंगे, परंतु हमारा जो मांग पत्र है उस पर शासन प्रशासन द्वारा बात हो जाए और हमें संतोषजनक लिखित में जो है जवाब मिल जाए। हमारी लड़ाई शासन से है, ना कि विभाग से या विभाग के लोगों के जैसे उसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने हक के लिए हम लोगों ने अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलन छेड़ा है और यह आंदोलन आगे तक उग्र रूप लेगा। आप हताश मत हो, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले बैठ चुके हैं और कुछ जिलों में लॉकडाउन वगैरह यानी यहां पर लाख लिख दिया उन्होंने, लॉकडाउन की बात हो रही है, वो लगा है जिसके कारण अभी उनको बैठने के लिए परेशानी हो रही है। सभी लोग बैठ जाएंगे धीरे धीरे करके, अभी कम से कम 8 से 10 जिले बैठ चुके हैं, इसीलिए परेशान मत होना। आंदोलन को तोड़ने के लिए रणनीति चलाई जा रही है। अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वह हमारी मांगे पूरी करवा दे, हम काम करने को तैयार हैं। हितग्राहियों के लिए हमें भी तकलीफ है, परंतु क्या करें, हमारी तकलीफों को समझने के लिए कोई नहीं है। विभाग में तो गार्जियन का रूप होता है, लेकिन हमारे विभाग में ऐसा नहीं है। आए दिन नोटिस देना, मानदेय काटना, सेवा समाप्त करना, यह हमारे प्रदेश के प्रत्येक जिले में चल रहा है। अब बताओ आप, इससे शोषण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ऐसा शोषण और अत्याचार कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा है। बहनों परेशान ना हो, हमें संतोषजनक जवाब लिखित रूप में मिल जाए, बस हम आंदोलन को तोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मोबाइल मिले और हम रिचार्ज वगैरह उसमें भी दिया जाए, केंद्रों तक पोषण आहार पहुंचे, 1500 रुपया शासन द्वारा जो बढ़ाया गया था वह दिया जाए। कोरोना काल में 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था, सरकार ने कहा था वो दिया जाए। और यहां पर आप देखिए 10,000 कार्यकर्ता को, सहायिका को 7500 रुपया ये देने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री महोदय जी ने चुनाव के समय अपने वचन पत्र में लिखा भी था और यहां पर वो निभाएं, तो सब कुछ तो हमारा जायज ही है। तो फिर ये लड़ाई जो है वो सरकार से ना कि विभाग से है। तो हमारी दो सरकार से लड़ाई है और हम काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में भविष्य का ठिकाना नहीं है और हमारे लिए कोई नियम नहीं बने हैं। हम किसके अधीन कार्य कर रहे हैं, हमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार निर्धारित करे। जब तक यह नहीं होगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। सत्य है भाई, हमें ये तक हमारी बहनों
को नहीं पता कि वो किसके अधीन है, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के। और उसको छोड़ो, विभाग का भी काम जो है इनका निर्धारित नहीं है। कभी स्वास्थ्य विभाग के काम है, कभी किसी अन्य तरह के काम है, कोई जो है जन जागरूकता वाले कार्यक्रम, उनमें भी आंगनबाड़ी है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर नौकरी दांव पर क्यों ना लग जाए। इससे पहले भी हम 45 दिन का आंदोलन कर चुके हैं, तब हमें 5 से 10,000 रुपया वगैरह उनका कहना है मिला था। यानी 5 से मतलब है 5,000 से उनका सीधा 10,000 में बहनें मध्य प्रदेश में पहुंची थी। अब आप बताओ, अब हमें आगे की मांगों के लिए एकता का परिचय देना है। अब आप भाई बहन सोचिए, सभी राज्यों के ये बहनें हमारी हैं जो 5,000 से 10,000 के लिए पहले ही मेहनत कर चुकी है मध्य प्रदेश में। अब फिर से वो अपने अधिकारों को पहचान रही है, आज के दौर को जान रही है और अपना हक लेने के लिए मैदान में बैठी हुई है। तो इनको हिम्मत दीजिए। बाकी के स्टेटों में तो काफी जगह बहनें हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हैं। तो आज के लिए हम आगे चलते हैं। इस मैटर को लेकर के आप सबसे यही कहना चाहेंगे, आपकी मांगे जायज है, विभाग को ध्यान देना चाहिए, सरकारों को इन मांगों को पूरा करना चाहिए। अब आगे देखिए, पोस्टर ट्रैकर पर काम करने के लिए बहनों से दबाव बनाया जा रहा है। अब आप देखिए, ज्यादातर हमारी बहनें इंग्लिश नहीं जानती हैं, यानी इंग्लिश उनको नहीं आती है। तो अब ये काम करने में असुविधाएं जो हो रही हैं, अब इसका एक ही जो है यहां पर वो है समाधान है, यानी बाहर से किसी को पैसे देकर के काम करवाएं। अब इतना तो मानदेय है नहीं कि वो अपना मानदेय से पैसा देकर के काम कराएं, और खासकर तो यही कर रही हैं ज्यादातर बहनें। और जो कर रही हैं तो वो भी तो शोषण ही तो ये हो रहा है एक तरह का। ये काम सुपरवाइजर लेवल के होने चाहिए, ये फीडिंग वाला जो भी मैटर है, लेकिन हमारे विभाग में ये काम जो भी आ रहे हैं वो सुपरवाइजरों की मेहरबानी से, अधिकारियों की मेहरबानी से सभी छोटे से बड़े काम आंगनबाड़ी के कंधों पर डाल दिए जाते हैं और बहनों को हो रही समस्याएं। अब आप यहां पर देखिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है, कैसे कैसे जो है यूजर आईडी वगैरह उसको वो सब करें और बनाए करें, इसके बारे में है। आपका पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन, इसमें खराबियां हैं, इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है लोगों के, और वो दिक्कतें आ रही हैं। तो इन चीजों को लेकर के पहले विभाग उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराए आंगनबाड़ी बहनों के, और उसके बाद में ही सब हो पाएगा। आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। यहां पर बहुत सी बहनों को समस्याएं आ रही हैं और उसका कोई समाधान अभी निकल नहीं रहा है। अब आगे चलते शिवपूजन भाई की एक पोस्ट को आपको दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया पोस्ट उन्होंने डाली है। देखो, काफी भाई बहन परेशान रहते हैं चुनाव लड़ने को लेकर के, काफी बहनें नई भर्ती को लेकर के परेशान हैं, जबकि मैंने बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से बताया है कि हर जिले में भर्ती नहीं निकल पाई है। क्योंकि रिक्त पदों का जो विवरण है वो अभी तमाम जिलों के अधिकारियों ने पूरा नहीं कर पाए हैं ब्यौरा। तो इसीलिए विभागीय वेबसाइट पर भी जो है अभी मेंटेनेंस ऐसे ही है, मतलब ऐसे लबड़ खबड़ काम चल रहे हैं, यानी धक्का प्लेट वाले। तो उसमें भी आपको हम ये बताना चाहेंगे कि यहां पर भी जो है, इसीलिए काफी जनपदों में रिक्त पदों का विवरण भी होने के बावजूद फार्म भी नहीं अप्लाई हो रहे हैं उस पर। तो सब गड़बड़ियां ही हैं उनके पोर्टल पर जो अभी विभाग ने बनाया है। तो ये जल्दी जल्दी में जो काम है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो ढंग से कर नहीं पा रहे। कच्चे राशन वितरण में भी उनकी जल्दबाजी जो पूरे प्रदेश को खल रही है, लगा करके लाभार्थी से कर्मचारी तक को। अब यहां पर इनका ये भर्ती वाला मैटर ये भी खल रहा है। 15 अप्रैल लास्ट डेट दिखा दी गई, लेकिन अभी फॉर्म अप्लाई करने के जो उनका फॉर्म है ऑनलाइन वाला, वो तक तैयार नहीं है। वार्ड वाले जो भी लोग हैं, यानी वार्ड वाला कहां कहां वैकेंसी निकला, रिक्त पदों का विवरण, वो भी अभी पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। अब बताओ, और वो भी मात्र 75 जनपदों में से 8 जनपदों का वहां पर सिर्फ जिले का नाम शो कर रहा है, बाकी जिले का नाम तक शो नहीं कर रहा है। खैर, इन चीजों को पीछे छोड़ते हैं, आगे आपको बताते हैं आंगनबाड़ी बहनें चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं लड़ सकती हैं। तो इस पोस्ट को देखिए, भाई ने हमारे 4/9/2012 और 29/1/2021, यानी 2 ये शासनादेश है जो 2012 में 4 तारीख 9वां महीना 2012 को एक शासनादेश निकला था, वो पुराना वाला विवादित वाला जिसको बोला जाता है रिटायरमेंट मैटर को लेकर के। अभी 29/1/2021 को एक जो है और शासनादेश निकल गया, जो कि आप लोगों को पूर्व में मैंने दिखाया था भर्ती चयन प्रक्रिया का। उसमें भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलिए एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये 4/9/2012 का पुराना वाला पहले देख लीजिएगा। इसमें भी लिखा है सेवा समाप्ति के बारे में, देख लीजिए। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी केंद्र की कार्यकर्ती एवं सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद, पार्षद, मेयर आदि पर निर्वाचित हो जाती है, तो उसकी उक्त मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद में तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त जो है समझी जाएगी। अब हमारे जिलों के पढ़े लिखे जो अधिकारी हैं, मैं उनको स्पेशली बोल रहा हूं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये वही जाने, लेकिन ये शासनादेश क्यों नहीं पढ़ते हैं जो जगह जगह
समय समय पर निकलते हैं विभाग की तरफ से। भाई इनमें प्रावधान है कि ये लोग चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर ये ऐसे क्यों आर्टिकल आ जाते हैं, कभी मीडिया वाले छाप देते हैं, जो सरकारी आदेशों पर ध्यान देते नहीं है, मौखिक तौर पर देते हैं। अधिकारियों से बात हो गई, फोन हला लिया, बस हो गया, वो बोल देंगे नहीं आंगनबाड़ी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। भैया क्यों नहीं लड़ पाएंगी? शासनादेश में जिक्र है 2012 वाले में भी, और अभी जो आपका ये निकला है 29 जो है जनवरी को, उसमें भी। अब आप देखिए, और मैंने बोला था कि चुनाव लड़िए, पर्चा भरिए, सब कुछ करिए। अगर जब आप चुनाव जीत जाएंगी, आप जो है अपना ये लाभ वाला जो पद बोला जा रहा है ना, ग्राम प्रधान या जो भी आप चुनाव लड़े वो वाला पद, जब उस पर आपकी तैनाती होगी या वो पद आप संभालेंगी, जब आप तो शपथ लेंगी आप, तब स्वतः ही आपकी मानदेय सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको अलग से कोई नोटिस यानी इस्तीफा टाइप का देना नहीं पड़ेगा विभाग को कि हमारी सेवाएं समाप्त करिए, हम यहां पर आए, ऐसा आपको देना नहीं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो फिर ये क्यों बोलते हैं अधिकारी कि आंगनबाड़ी बहनें जो है ये चुनाव नहीं लड़ेंगी? ये जो भी बोलते हैं, जहां बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, उनसे कहिए ये शासनादेशों को देख ले। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती हैं या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती हैं या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती हैं, ऐसी स्थितियों में मानदेय सेवा भी तत्काल से समाप्त उनकी कर दी जाएंगी। तो ये तो वो हो गया। अब आगे देखिए एक मैटर, ये आपका जो शासनादेश है ये 29/1/2021 वाला, जिसको हम 30 तारीख को आपको दिखा चुके थे। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, यहां पर भी बोला गया कि यदि वर्तमान में कार्यकर्ता यानी कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या अथवा मिनी केंद्र पर कार्यकर्ती सहायिका और इनके पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, ऐसे सबके लिखे हुए हैं। अब इनमें अगर वो निर्वाचित हो जाती हैं तो उसकी उक्त मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद, क्या होने के बाद? निर्वाचित घोषित होने के बाद में तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएंगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता या आवश्यकता नहीं होगी। तो साफ शब्दों में लिखा है कि अलग से नोटिस दिए जाने की यानी इस्तीफा दिए जाने की बाध्यता, आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों ये अधिकारी बोल रहे इस्तीफा दीजिए तभी आप चुनाव लड़ पाएंगी? अरे भैया लेटर वेटर क्या नहीं पढ़ते आप? जरा पढ़ा करें, कीमती समय निकालिए। सरकार आपको जो पैसा दे रही है, ये जो नौकरी का, वो कहां से आता है भाई? वो इसीलिए तो दिया जाता है कि जो आदेश निकले इनको भी तो ध्यान से पढ़िए और फिर आप फैसले लीजिए। यूं ही नहीं कि जिक्र कुछ और है आदेशों में, शासनादेशों में, और आप उनको डिसीजन लेने के लिए गलत बता रहे हैं और ये उनको आप जो है गुमराह कर रहे हैं। आगे आपको दिखा दे, शिवपूजन भाई हैं, उन्होंने कुछ और भेजा। शिक्षित योग्यता भी आप देख लीजिए, यानी शैक्षिक योग्यता की सॉरी बात कर रहे हैं हम। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी वगैरह के लिए आप यहां पर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व मिनी केंद्र की कार्यकर्ती, इनके लिए जो योग्यता है वो हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए कम से कम। बाकी ज्यादा आप इंटर पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर आपके हाई स्कूल के ऊपर इंटर यानी 12वीं और ग्रेजुएशन वगैरह के ही जोड़े जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो वो नहीं जोड़े जाएंगे। बाकी लोग कहें कि हम एनटीटी किए हैं, हम आप ये डिप्लोमा लिए, हमारे पास वो है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, सहायिका बहनों के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना न्यूनतम जरूरी है। बाकी आप जितना आगे तक पढ़िए ग्रेजुएशन तक, तो वो वहां तक ही काउंट होगा। बाकी आप लोगों को एक शब्द और मैं बता दूं, बाकी रही बात आपको उसकी मैटर पर बता देते हैं आरक्षण में। आरक्षण सबसे पहले देखो सहायिका बहनों को मिलता है। सहायिका बहनें अपना आरक्षण पाएंगी तो भर्ती के लिए अप्लाई करना अगर आपके वहां आंगनबाड़ी का पद खाली हो। ऐसा नहीं कि आप सहायिका है, पद आपके वहां सहायिका का ही खाली है और आप आंगनबाड़ी का चाह रही हो, तो फिर कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ध्यान लगाना। मैंने चीजों को एक एक करके धीरे धीरे बता दिया है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए यहां पर 21 वर्ष, इसमें लिखा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। और सहायिका बहनों को जो है यहां पर चयन के लिए 50 वर्ष रख दी गई है, मतलब उनको 5 साल की वरीयता दी गई है। सहायिका बहनों को जो भी 50 वर्ष के अंदर अगर कोई सहायिका बहनें हैं तो अपना वो भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आंगनबाड़ी वाले जो आई हैं उसमें उनका छूट के आधार पर यानी मिल जाएगा, वरीयता भी मिलेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो वरीयता आती है वो आती है आपकी किसकी? विधवा बहनों की। फिर आती है जो है आपकी तलाकशुदा बहनों की। उसके बाद फिर आता है आरक्षण का कोटा, यानी कौन कौन से लोग हैं जो आरक्षण के दायरे में, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले, उनके लिए मैंने मानक भी बता दिए हैं। गांव के लिए क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है, तो ये चीजें आपको पूर्व में बताई गई हैं। और उसके बाद सिंपल लोग आते हैं, उनका फिर मेरिट वेरिट बनता है। और लेकिन भर्तियां उतनी ज्यादा है नहीं, और लोग जो खड़े होंगे वो आपके उसी ग्राम वार्ड के होने चाहिए। तो यहां पर भर्तियों को लेकर के आपको सब कुछ ध्यान से देखना है, फिर आगे बढ़ना है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं उर्मिला जोशी बहन है मध्य प्रदेश से, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल इंडिया फेडरेशन वगैरह आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर की तरफ से एक ये मेरे पास लेटर पहुंचा है। 31 मार्च को निकाला गया आईफा वालों की तरफ से, आईफा यूनियन की तरफ से, और इन्होंने बैठक में कुछ निर्णय लिए हुए हैं। इनका कहना है कि 1 अप्रैल 2021 को 4 लेबल कोड जो है जलाने के केंद्रीय, इनका कहना है ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अधिकतम भागीदारी, ऐसा करके मैटर है। फिलहाल
आंगनबाड़ी बहनों यहां पर इसमें नीचे लिखा 2 से 9 अप्रैल 2021 तक विरोध सप्ताह मनाया गया है। सरकार ने बिना मोबाइल फोन दिए या डेटा पैक दिए पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप को जबरन मोबाइल में लोड करने और डेटा अपलोड करने के काम को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के वेतन भुगतान और आईसीडीएस के लिए पोषाहार खाद्यान्न इसमें आवंटन से जोड़ दिया है। देखिए भारत सरकार ने पैसा हर बहन के लिए मोबाइल के लिए दिया होगा, आप सब परिचित है। नहीं दिया है तो राज्य सरकारों को चाहिए था कि वो पैसा मंगवाएं और जो रह गई हैं शेष बहनें उनको भी मोबाइल फोन वितरित किए जाए। सही बात है कि नहीं है? अब ये तो हुआ नहीं है। अब क्या हुआ है अधिकारी जाने, निदेशालय वाले जाने, राज्य सरकारें जाने, उन्होंने वो पैसा कहां ले गए और क्या किया। अब वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो अपने पास से फोन खरीदे और फोन खरीद जाएगा, पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, तो कौन पूछेगा सरकारी वाले मोबाइल में हुआ है या इनका पर्सनल फोन है। इससे विभाग को मतलब नहीं, उनको काम से मतलब है। तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है फोन में भी। अब इस पर आवाज कौन उठाए? आवाज उठती है तो कोई अगुवाई करने वाला नहीं है कि वो जाए तो कहां जाए, कोर्ट जाए या क्या करें इन मैटरों पर। तो फिलहाल के लिए ये मैटर बहुत लंबा है। मैं आपको बता दूं यही फोन वाला घोटाला, इन चीजों पर ध्यान देना है यूनियनों को, और चाहे मिलकर के आप जो है राष्ट्रीय लेवल के जो यूनियन है वो ध्यान दे या राज्य स्तर के लोग अपना अपना जो है अलग अलग इस पर थोड़ा फोकस करें। हमें लगता है ये आपके लिए एक अच्छा जो है वो मिलेगा, एक मुद्दा मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो बाकी रिचार्ज पर तो आप भली भांति परिचित है, रिचार्ज भी बहनों को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो आपका अधिकार है, जिसके लिए पहले से सरकारी आदेश भी हैं, तो उनको पहले दिलवा दीजिए, शोषण थोड़ा कम हो जाएगा। वरना आप 18,000, 36,000, 40,000 के लिए लड़ते रहेंगे और जीवन भर आप लड़ते ही रह जाएंगे। गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देने वाली। अब आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। फिलहाल के लिए इसमें लिखा हुआ है मुद्दों पर यूनियन के सभी सदस्यों और राज्य के अधिकतम आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर ये पर्चा छपवा करके पहुंचाएं। ये सब चीजें उनको बताई गई हैं। फिलहाल के लिए ये देखिए आंगनबाड़ी बहनों ये पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के विरोध भी जारी हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं आदर्श आचार संहिता की। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन चुनाव को लेकर के लागू हो चुकी है, जिनमें आप सबको सब कुछ तो आता ही है। हमारे पास पूरी जो है आचार संहिता की पीडीएफ आई है दिखाने के लिए। तो हम चाहते हैं आप लोगों को कम शब्दों में बता दें, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मैटर आपको पढ़कर सुनाने वाले नहीं है। हम तो अभी हैं जो ही समय देखा है सो देखा है, आपने न जाने कितनी पंचवर्षियां देखी हैं। तो फिलहाल के लिए आपको पता है आदर्श आचार संहिता में क्या होता है, कम शब्दों में हम बताएं तो ऐसी तनाव की स्थितियां बिल्कुल भी पैदा नहीं करनी है और उन्हीं को जो है यहां पर पूरा मेंटेन करने के लिए जो है आचार संहिता लगाई जाती है। जैसे रैलियां हैं या अन्य तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं जिनसे मान लीजिए दंगा भड़क जाए या जातिवाद को लेकर के, धर्म को लेकर के ऐसे वैसे प्रचार प्रसार भी नहीं करने हैं और इन चीजों को खास तौर पर ध्यान रखना होता है, यानी तनाव का कहीं पर भी जो सिचुएशन ना पैदा हो। तो इन चीजों को आप भी ध्यान दीजिएगा और आदर्श आचार संहिता है इसका पालन करिएगा। और रही बात यहां पर उम्मीदवारों को लेकर के, तो हर जगह भैया कोई ना कोई खड़ा है, तो आप भी जो है सपोर्ट करिए जिसको करना है। लेकिन यहां पर जो समय वमय के बारे में देखो भी लिख दिया गया है, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं उनको भी आप 6 बजे के बाद में, इसमें लिखा इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जो प्रतिबंधित रहेगा, यानी शाम के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर वगैरह नहीं बजाएगा। यह भी यहां पर है, यानी इसके जरिए प्रचार प्रसार भी चुनावी वाले वो नहीं होंगे। इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसे सारी चीजें होती हैं तो पूर्व में वही नियम कायदे रहते हैं, थोड़ा बहुत सख्तियां बरती जाती हैं। आप समझदार, आप सब खुद ही पहले से हैं, तो आपको इसमें क्या बताना। बस यही है कि दंगे फसाद की जो सिचुएशन है उनसे दूर रहना है, उनको क्रिएट नहीं करना। हो रही है तो उनको रोकिए, ये सब करिए। और उसके अलावा आगे चलते हैं, आपको अगले आदेशों पर लाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल को ये एक सरकारी आदेश कल निकला है। प्रदेश में शासकीय भवनों में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी सूचना विभाग ने मांगी है। तो विभाग चाहता है कि शासकीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनकी सूचना दीजिए, और इसमें किराए के जो भवन है उनको छोड़ करके बोला जा रहा है। और यहां पर देखिए स्थिति जैसे पेयजल, वहां पर नल वगैरह, नल से जल अथवा हैंडपंप, ये शौचालय अच्छी है खराब है, कैसी वहां की स्थितियां हैं, विद्युतीकरण वहां का कैसा है, यानी बिजली वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, फर्नीचर वहां पर है या नहीं है, कुर्सी वगैरह है, मेज है, ये सब चीजें जो उसमें आ जाती हैं तो वो वहां पर कैसी हैं और है भी या नहीं, मरम्मत की आवश्यकता है कि नहीं है। इन चीजों को लेकर के जानकारी जो है उत्तर प्रदेश में निदेशालय में मांगी जा रही है। अब ये क्यों है? ये आपका प्री प्राइमरी से है, यानी प्री प्राइमरी में अभी आपकी पढ़ाई शुरू होने जा रही है जल्दी। ट्रेनिंग फिलहाल तो काफी जगह पूरी हो गई है, कुछ जगह रह गई है कोरोना संक्रमण के कारण, वहां पर अभी फिलहाल के लिए अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। लेकिन यहां पर कुछ इसमें खास है नहीं, 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में प्रावधान 6 माह के लिए था। गवर्नमेंट इसकी
तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आप सब थोड़ा इन पर फोकस करते रहिएगा। आगे आपको बताएंगे इसी चीज को लेकर के, सुविधाएं बढ़ाने को लेकर के ये जो है यहां पर लेटर विभाग ने कल निकाला हुआ है। अब आगे देख लीजिएगा, ये बहन है, इन्होंने कहा हुआ कि सूचनाएं तैयार करना शुरू कर दें। अब यहां पर ये निर्देश वगैरह आ गए हैं। फिलहाल के लिए ये जो मैटर आया था, देखते हैं कि अनुराधा बहन है संडीला से, उन्होंने भेजा है। इनके अलावा 1 अप्रैल को एक और लेटर निकला है। मोनिका एस गर्ग जी हैं, अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, इन्होंने 1 अप्रैल को कल एक लेटर निकाला। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण दृष्टिगत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और आपके जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है, इनको संचालित किए जाने को लेकर के दिशा निर्देश आए हैं। यानी किस आधार पर ये केंद्र वगैरह चलाए जाएंगे, जो भी आपके विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान है, इनको निर्देश दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिखाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इनका पालन करते हुए आप लोगों को संचालन करना है। फिलहाल के लिए आप लोगों को पता है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के ये मैटर है नहीं, और जो भी सुविधाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद है, और जैसे कक्षा 8 तक बंद किए जाते हैं तो बहनों आपके भी केंद्र बंद हो जाते हैं। अब इनके अलावा जो सुविधाएं हैं वो आपको घर घर जाकर के देनी होती हैं, ये तो आप सब पहले से जानते हैं। तो हम अगले मुद्दे पर आते हैं। एक बहन है, उन्होंने मुझे लिख करके ये पूरा कागज पर भेजा हुआ है। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कैलाशवती वगैरह केंद्र शायद डिलाऊ वगैरह से कुछ लिखा हुआ, राइटिंग साफ सुथरी नहीं लग रही है और फोटो भी साफ नहीं आई है इनकी। फिलहाल इनका कहना है कि इनके वहां जो है केंद्र पर वगैरह नहीं लेकर के आए समूह वाले, और राशन ऐसे ही बांट दिया है, तो क्या इनको दिक्कत होगी? तो देखो, दिक्कत होगी समूह वालों को होगी। आप अपने विभागीय अधिकारी को सूचित करें, सुपरवाइजर को बोले कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र तक वो लेकर के नहीं आए, और अपने मन से वो किसको बांटा किसको नहीं बांटा और ना हमको बुलाया, ये सब उन्होंने कर दिया। तो अपना उनको सूचना दीजिए, कार्रवाई उन पर होगी ना कि आप पर होगी। बाकी देखो जिम्मेदारी क्या है, वो लोग लेकर के आपके केंद्र तक आए और फिर वितरण हो आपकी निगरानी में, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे, दादागिरी चलाई जा रही है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी आंख पर पट्टी लगा करके बैठी हुई है, इनको दिखाई नहीं देता है। जगह जगह कितने मारपीट के मामले भी आए हैं इसी राशन वितरण में, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर के सरकार कुछ भी समाधान नहीं कर रही है। आगे कोविड-19 को लेकर के, कि ये मेरे पास लेटर लिख के आया हुआ है, इसमें लिखा है विभाग द्वारा प्रतिदिन कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीकाकरण के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर सर्वे करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहां पर उनको टारगेट भी विभाग द्वारा दे दिए गए हैं। विभाग द्वारा कहा जाता है कि जो है मानदेय वगैरह भी काट लिए जाएंगे अगर इन टारगेट को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे करके भाई बहन एक परेशान है। इन्होंने लेटर तो लिखा है, लेकिन साफ नहीं समझ में आ रहा ये किसको उन्होंने लिखा है, हमें लिखा है या विभाग को लिखा हुआ है। तो इस तरह से लेटर नहीं लिखे जाते हैं, उसमें अच्छे तरीके से आप लिखिएगा। और फिलहाल क्षेत्रवासी जो है वो कहते हैं कि क्यों रोज रोज वगैरह आ जाती हो, तो भैया समस्याएं हो रही हैं। अब पढ़ा लिखा अगर क्षेत्रवासी नहीं है तो वो ऐसी बातें कर रहा है, वरना पढ़ा लिखा इंसान तो समझेगा कि आपकी ड्यूटी है, आप इसीलिए आ रही हैं। और कौन चाहता है कि क्षेत्र में बार बार घूमता, उसको कोई मजा थोड़ी आता है कि बार बार जो है ड्यूटी पर जाए। तो फिलहाल के लिए जो पढ़ी लिखी जनता नहीं होती है उनके सामने यही होता है। आगे देखिए एक मैसेज ये भी है, यहां पर आया हुआ है, इसमें लिखा उन्होंने कि श्रीमती जो सुंदरी जी हैं, इन्होंने लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी सहायिका है, सॉरी श्रीमती सुंदरी जी, मुझे बताइएगा चार्ज के भी पैसे लिए जाते हैं क्या? मुझे चार्ज के पैसे थोड़ी लिए जाते हैं। अरे चार्ज का तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट आपको पैसा दे। आप चार्ज पर अगर हैं किसी केंद्र का लेकर के, तो गवर्नमेंट भाई कहती है ना नो वर्क नो पे, तो हम भी तो कहते हैं कि हमने जो एक्स्ट्रा आंगनबाड़ी सेंटरों का चार्ज ले रखा है, तो एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो एक्स्ट्रा पे भी तो करिए आप। तो यहां पर आपका जो सहायिका का पद है, लेकिन काम आपसे आंगनबाड़ी का लिया जा रहा है, चार्ज दे दिया गया, 50,000 बहनों को रिटायर कर दिया गया, ना उनको विभाग सैलरी दे रहा है, लेकिन काम आपसे वो करवा ले रहा है, आपको सैलरी नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं वो आपको मिले। तो इन चीजों को लेकर के तो आपसे भाई पैसे क्यों पड़ेंगे, ये देख लीजिएगा। और फिलहाल ये चाहती हैं कि इनका जो हाई स्कूल वगैरह पढ़ी लिखी है, जो भी इनका मैटर, तो देखो भर्ती आ जाए उसमें अप्लाई करना, अगर आपका होगा तो उसमें हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परियोजनावार अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, आप देख लीजिएगा। और जो भी सहायिका बहनें चार्ज वाले केंद्रों पर हैं, खासकर आप भर्ती में अप्लाई जरूर करना, क्योंकि आप अगर आपके वहां तो एक आंगनबाड़ी का पद वैसे भी निकलेगा अगर आप जो है चार्ज पर वहां पर है, केंद्र पर आप सहायिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वहां पर है नहीं, तो जाहिर सी बात भर्ती निकलेगी और आपका ही प्रथम दृष्टिया होगा भी। तो आप वहां पर थोड़ा चौकन्ना रहना। कैलारस वगैरह से भी एक खबर देखिए छपी हुई है, यहां पर बैसैया पड़ता है, यहां से खबर आई है कि आप देखिए ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है परियोजना अधिकारी को। ऑपोजो ट्रैकर ऐप है, उसको हिंदी में करें जाने को लेकर के बहनों ने बोला, क्योंकि अंग्रेजी काफी बहनें नहीं आती तो वो बेचारी कैसे करेंगी, मोबाइलों की क्षमता कम भी है, इस कारण भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मोबाइल का जो एक समस्या है वो हमारे विभाग इस पर थोड़ा ध्यान दे। हम चाहते थे कि जो है पैसा दिया जाए अकाउंट में, उसके बाद मोबाइल अपना अपना अपने तरीके से लोग खरीदे और अच्छी तरह क्वालिटी का खरीदे, क्योंकि विभाग जो भी देता है वो घटिया क्वालिटी का ही देता है। रही बात रिचार्ज की, वो भी विभाग दे नहीं पा रहा है। तो यहां पर पोस्ट पेड वाली सिम सरकार करवाए, 1 साल का पूरा रिचार्ज सब में होना चाहिए। अपना काम देखो होता कि नहीं होता है, और फिर अगर कोई काम ना करे तो मानदेय काटिए, शौक से काटिए, लेकिन ना तो यहां पर मोबाइल दिए जाते हैं, ना ही उनमें रिचार्ज दिया जाता है। पैसे काटने के लिए अधिकारी ऊपर से
से दबाव बनाते हैं, तो ये कहा जाता है शोषण और अत्याचार। और इन चीजों पर थोड़ा विभाग भी फोकस करे, हमारी गवर्नमेंट भी फोकस करे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, और कल सुबह आप लोगों को 7 बजे की खबरों में हम मिलने वाले हैं। तो उम्मीद